ਡਾਇਬਟੀਜ਼ यानी ਸ਼ੂਗਰ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 6.5 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਪੀੜਿਤ ਨੇ ਤੇ ਕਰੀਬ 7 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਸਟੇਜ ਯਾਨੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਟੇਜ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਵੱਧ ਫੁੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਪੀੜਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਖਿਰ ਸ਼ੂਗਰ ਰੋਗ ਹੈ ਕੀ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤੇ ਕੀ ਇਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ तमाम ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪੀਜੀਆਈ ਹਸਪੀਟਲ ਰਿਸਰਚ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੂਗਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈੱਡ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਅਨਿਲ ਬੰਸਾਲੀ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇਣਗੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹਾਂਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਫੁੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਰੋਗ ਆਖਿਰ ਹੈ ਕੀ, ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ। शुगर की बीमारी का मतलब है कि खून में या रक्त में शुगर की मात्रा बढ़ना हो। और हम जब कहते हैं कि फास्टिंग स्टेट में यानी खाली पेट आपकी शुगर 126 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से यदि ज़्यादा है या 75 ग्राम ग्लूकोज पीने के बाद 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा है या दिन में आप कभी भी शुगर करें किसी भी व्यक्ति की और वो 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से यदि ज़्यादा है तो हम कहते हैं कि उस व्यक्ति को शुगर का बीमारी है। तो आपने ये सब देखा कि ये सब आंकड़ों का खेल है, ये सब नंबरों का खेल है। तो इसलिए परंतु कई बार यानी 50% लोगों में शुगर की बीमारी के लक्षण भी होते हैं, जैसे अधिक पेशाब आना, अधिक खाना खाने के बावजूद वज़न भी कम होना। यानी अक्सर खाना खाने के ज़्यादा खाना खाएंगे तो वज़न बढ़ेगा, पर शुगर की बीमारी में ऐसा होता है कि ज़्यादा खाना खाने के बावजूद भी वज़न कम होता है। बार बार पेशाब का आना है, पेशाब की जगह खारिश है, हाथ पाँव में जलन सा होना है और कई बार हार्ट अटैक भी हो जाता है, तब जाके हमें शुगर का बीमारी का पता मालूम चलता है। तो ये जो आपको बताया है कि अब क्यों होती है शुगर की बीमारी, तो शुगर की बीमारी के जो दो मेन मुख्य जो कारण है वो खास कारण है कि हमारे शरीर में इंसुलिन नाम का एक हार्मोन होता है। और इंसुलिन नाम का जो हार्मोन है वो हमारे पैंक्रियाज, जिसको हम अग्नाशय भी कहते हैं हिंदी में, वहाँ पे इसमें एक बीटा सेल्स होती हैं। वो बीटा सेल्स इंसुलिन नाम का हार्मोन बनाती हैं और बीटा सेल्स इंसुलिन जो सिक्रीट करती हैं, जो पैदा करती हैं, वो ग्लूकोज के कारण करती हैं। यानी ग्लूकोज जो है वो सबसे ज़बरदस्त उसका स्टिमुलस है जो इंसुलिन पैदा करता है, जो इंसुलिन को वहाँ से सिक्रेट करता है। अब होता क्या है कि या तो ये पैंक्रियाज किसी भी वजह से नष्ट हो जाए, जैसा हम आप आगे बात करेंगे कि बच्चों में पैंक्रियाज नष्ट हो जाता है, या हमारे पंजाब में एक समस्या हो रही है कि अधिकांश लोग शराब बहुत पीते हैं, तो शराब से भी पैंक्रियाज नष्ट होता है, तो उसकी वजह से भी हमारा डायबिटीज़। परंतु ज़्यादा लोगों को जो डायबिटीज़ है वो है मोटापे की वजह से। ਸ਼ੂਗਰ ਰੋਗ ਜਦੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਕੀ ਰਿਸਕ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਇਹਦਾ? शुगर की बीमारी ऐसी बीमारी है जो शरीर के हर अंग को प्रभावित करती है। यानी पहले ये मानते थे कि ब्रेन है जो हमारा शायद उससे प्रभावित नहीं होता, परंतु शरीर का प्रत्येक अंग प्रभावित होता है। तो हमारी नाड़ियाँ हैं, खून की नलियाँ हैं, आँख है, गुर्दा है, हार्ट है और ब्रेन है। तो आपने देखा होगा कि शुगर वाले मरीज़ों में ज़्यादा हार्ट अटैक होता है, शुगर वाले मरीज़ों में ज़्यादा लकवा होता है, शुगर वाले मरीज़ों को ज़्यादा डायलिसिस की ज़रूरत पड़ती है, शुगर वाले मरीज़ों को ज़्यादा आँख में लेज़र की ज़रूरत पड़ती है और शुगर वाले मरीज़ों में 10 साल पहले कैटरेक्ट बन जाता है। तो शरीर और शुगर वाले मरीज़ों को सबसे पहले पाँव में झंझनाहट, सूनापन और बाद में फिर चलने में भी दिक्कत होने लगती है। तो शरीर का एक भी ऐसा अंग अछूता नहीं है जिसमें और वो उसको शुगर की वजह से प्रभावित नहीं हो। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸ਼ੂਗਰ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, डायबिटी 1 डायबिटी 2, ਤੇ ਇਹ ਕੀ फ़र्क ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ 'ਚ? बिल्कुल सही सवाल है कि शुगर दो तरह की होती है, एक को हम कहते हैं टाइप 1, एक को हम कहते हैं टाइप 2। जो टाइप 1 वाला जो शुगर है वो अक्सर बच्चों में होता है, परंतु कई बार ये बड़ों में भी हो सकता है। ये जो होता है टाइप 1 वाला बीमारी, इसके अंदर हमारे शरीर में जो बीटा सेल्स हैं वो पूरी तरह नष्ट हो जाते हैं। और एक होता है जिसको हम कहते हैं ऑटो इम्यून सिस्टम। ऑटो इम्यून का मतलब है कि हमारे शरीर का जो इम्यून सिस्टम है वो हमारे शरीर के अंग को ही पहचानना बंद कर देता है। तो वो पैंक्रियाज को समझता है हमारा इम्यून सिस्टम कि ये बाहर का अंग है, उसको नष्ट कर देता है।
तो उसमें क्या होता है कि इंसुलिन पूरी तरह से कम हो जाती है, नष्ट हो जाता है बीटा सेल, तो शरीर में बिल्कुल इंसुलिन नहीं होती है। तो ऐसे लोगों के लिए इंसुलिन प्रारंभ से यानी शुरू से ही शुरू करनी पड़ती है और सारी उम्र उनको इंसुलिन चलती है। यदि वो इंसुलिन किसी भी कारण से बंद कर दें तो वो बेहोश हो जाते हैं और मर जाते हैं डायबिटिक कीटोएसिडोसिस की वजह से। तो बच्चों में होने वाली जो डायबिटीज़ है, जो अक्सर टाइप 1 होती है, उसमें इंसुलिन शरीर में बिल्कुल नहीं होती है और ऐसे बच्चों को इंसुलिन ज़िंदगी में कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। ये मुझे बताइए कि एक डायबिटीज़ जमांद्रू रोग भी होता है जिसके पेरेंट्स को हुआ हो तो बच्चे में भी संभावना रहती है। ऐसे मरीज़ हैं, उनको क्या करना चाहिए, किस तरह जो है वो इलाज कर सकते हैं? ये डायबिटीज़ वंशानुगत है। हालांकि जीन्स जो डायबिटीज़ करती हैं उसके बारे में बड़े भेद हैं, उसके बारे में बड़े मतभेद हैं, परंतु यदि आपके जैसे दोनों माता पिता को डायबिटीज़ है तो आपको 90% इस बीमारी की होने की संभावना है। यदि आपके एक माता पिता में से एक माता या पिता को डायबिटीज़ है तो 50% होने की संभावना है। यदि आपके चाचा या ताऊ इनमें से डायबिटीज़ है तो आपको 25% होने की संभावना है। इसका मतलब है कि वंशानुगत कारण आपको डायबिटीज़ की तरफ बढ़ाते हैं। परंतु फिर भी आप वंशानुगत कारणों को भी आप जन्मागत कारणों को भी आप रोक सकते हो यदि आप अपना जीवन व्यवस्थित रखें, डिसिप्लिन रखें, रोज़ाना एक्सरसाइज करें और कम से कम 3 फ्रूट्स और 2 सब्जियों का प्रयोग करें, रोज़ाना 4-5 किलोमीटर सैर करें, धूम्रपान बीड़ी वगैरह नहीं पिएं, शराब का सेवन नहीं करें और कोशिश करें कि रोज़ाना थोड़ा प्राणायाम करके अपने मन को भी स्थिर रखें, तो उससे आप बच सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ਕੀ ਇਹ ਜੇ ਲੱਛਣ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਮੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਸ਼ੂਗਰ ਰੋਗ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਤੋਂ? डायबिटीज़ वैसे तो हम उसको कहते हैं साइलेंट किलर, क्योंकि 50% लोगों में डायबिटीज़ के कोई लक्षण नहीं होते। बाकी 50% में जैसा मैंने आपको पहले बताया, ज़्यादा पेशाब आना है या ज़्यादा खाने के बावजूद भी वज़न का कम होना है या आपके पाँव में जलन, झंझनाहट, सूनापन या घाव का नहीं भरना है। एक बार बीमारी मालूम चलने के बाद उसको रोकना थोड़ा मुश्किल है, उसमें फिर केवल इलाज की ज़्यादा संभावनाएं हैं। तो उसमें इलाज में आपका लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, खाने का परहेज और कई सारी, आजकल पहले के ज़माने में तो केवल 2-3 दवाइयाँ और इंसुलिन होती थी, आज के ज़माने में बहुत सारी दवाइयाँ उपलब्ध हैं। तो आप दवाइयों की मदद से और इंसुलिन की मदद से आप ठीक रख सकते हो। इंसुलिन जैसे टाइप 2 वालों को शुरू में ज़रूरत नहीं पड़ता, पर कुछ समय बाद में उनको ज़रूरत पड़ता है। पर इंसुलिन लेने से परहेज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें यह है कि आपको शुगर का बीमारी पता चलने के बाद जितना उसको आप मजबूती से इलाज करेंगे और जितना आपको उसको टाइट शुगर रखेंगे उतनी ही आपकी उम्र बढ़ेगी। तो हम अब ये देखते हैं कि हमारे शुगर के मरीज़ अब कम से कम 80 साल 85 साल जीते हैं। वो सब इसलिए जी रहे हैं क्योंकि दवाइयाँ बहुत अच्छी हैं और जो लोग अपने डॉक्टर से संपर्क करते रहते हैं वो तो लंबे चलते हैं और जो लोग नहीं करते हैं उनकी मृत्यु हो जाती है। अच्छा, ਸ਼ੂਗਰ ਰੋਗ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਲਾਜ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? सबसे पहले तो जब आपको शुगर का बीमारी पता चले या शुगर की जो पहली वाली अवस्था है, खाने का परहेज और सैर, ये 2 मुख्य मुद्दे हैं जो हर आदमी को अपने जीवन में प्रयास करना चाहिए। तो खाने के परहेज में ख़ास तौर से चीनी और चीनी से बने पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए, फ्रूट जूस इनका सेवन नहीं करना चाहिए, परंतु फ्रूट्स आप खा सकते हैं। 3 फ्रूट्स और 2 ग्रीन वेजिटेबल, हरी सब्जियां आप दिन में ज़रूर लीजिएगा। रोटी की जो मात्रा है उसको आप अपना कैलोरी रेस्ट्रिक्शन करिए, तो आप अपने डॉक्टर से या डाइटिशियन से अपना कैलोरी कैलकुलेट करा के वो आप कम करिए। इसके अलावा आप नित्य प्रति यानी खाने में घी वगैरह इनका जो प्रयोग है, इनका प्रयोग यानी हम जो कहते हैं कि जैसे घी 5 ग्राम या महीने के अंदर आधा किलो घी तेल से ज़्यादा प्रयोग नहीं करें। बटर वगैरह यदि आप खाते हैं तो आप खाएं तो उसकी मात्रा भी सीमित रखें, यानी आप अपना डाइट अपनी कैलोरीज के हिसाब से रखें। चीनी को बंद रखें, क्योंकि चीनी सबसे ज़्यादा और नुकसानदायक पदार्थ है हमारे शुगर की बीमारी के लिए। उसके बाद डायबिटीज़ के मरीजों को नित्य प्रति अपना सैर का काम करना चाहिए और सैर कम से कम 45 मिनट सैर हफ्ते में 5 दिन। और सैर हमारी इफ़ेक्टिव सैर हम तब मानते हैं कि आपकी सैर बिल्कुल आपने ठीक करी है कि जब आपके चलने से शरीर में पसीना आ जाए, इसका मतलब ये है कि आपने सैर ठीक करी है। यानी जो टहलते हुए जो लोग सैर करते हैं शाम को, कि थोड़ा खाना खाया और पार्क में जाके ऐसे ही चक्कर लगा लिए और फिर लौटते समय आइसक्रीम खा ली,
उस सैर का फ़ायदा नहीं है। 45 मिनट की तगड़ी सैर जिसमें आपको पसीना आए, हफ्ते में 5 दिन भी यदि आप करते हैं तो ये आपके लिए बहुत लाभदायक है। यदि आपका साथ में जैसे वज़न ज़्यादा है, 5 किलो या 10 किलो वज़न ज़्यादा है, आपकी लंबाई के अनुसार उस वज़न को भी आप ठीक करिए। तो इस पे बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत इम्पॉर्टेंट है कि यदि आप वज़न और अपना लाइफस्टाइल को चेंज करते हैं, यदि आपको परेशानी लगती है, स्ट्रेस है, दिमाग में परेशानी है, तो आप मेडिटेशन और योगा भी कर सकते हैं। तो आप उस रिलैक्सेशन से भी आपकी शुगर में फ़र्क पड़ता है। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਮ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੋਟਾਪਾ ਆ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈਗਾ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ, ਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਾਕਈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾਈ ਹੈਗੀ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਫਵਾਹ ਹੀ ਹੈ। ये पूरी तरह सच्चाई है, इसमें कहीं अफवाह नहीं है। हमारा चंडीगढ़ में हमने जो डेटा किया 2009 में, उसमें बताया कि चंडीगढ़ में भी 53% लोगों को मोटापा है। और मोटापा भी 2 प्रकार का है। एक तो है जैसे पूरा शरीर ही गोल मटोल हो, और एक खाली पेट मोटा हो। और कईयों में दोनों ही मोटा होता, पेट भी मोटा होता, पूरा शरीर भी गोल मटोल हो। तो कहने का है कि जिनका या तो आप जिनका पेट ज़्यादा बड़ा है, यानी जिसको हम कहते हैं जो पेट वाला मोटापा है, वो ज़्यादा खतरनाक है। क्योंकि जब भी पेट का मोटापा बढ़ेगा तो आपके इंसुलिन की जो काम करने की ताकत है वो ताकत ख़त्म हो जाती है। तो जब इंसुलिन काम नहीं करेगी तो वो शुगर को बढ़ाएगी। तो इसलिए ये जो है कि मोटापा यदि आपको है, चाहे वो गोल मटोल वाला हो चाहे वो पेट वाला हो, दोनों ही खतरनाक है। पर पेट वाला है वो ज़्यादा खतरनाक है और आपको वज़न कम करना ज़रूरी है। और वज़न कम करने से आपके शुगर की दवाइयाँ कम हो सकती हैं, आपकी इंसुलिन है इंसुलिन कम हो सकती है। परंतु ये तभी होता है जब आप बीमारी के शुरू में आप कोशिश करें, और जब बीमारी 10-15 साल की हो जाए उसके बाद इन कोशिशों का ज़्यादा फायदा नहीं होता। ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸ਼ੂਗਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਵੱਲ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਮੋਪੈਥੀ ਇਲਾਜ ਵੱਲ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਬਾ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆਮ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਤੇ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਕੀ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਬਾਬਿਆਂ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਯੁਰਵੇਦ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ सिर्फ ਜਿਹੜਾ डॉक्टर्स ਕੋਲੇ हैगा। जहाँ तक सवाल है कि सभी जो पैथीज़ हैं, चाहे वो एलोपैथी हो, चाहे वो आयुर्वेदिक हो, चाहे वो होम्योपैथी हो, चाहे वो हमारे यूनानी हो, यानी सब पैथियों में सब कुछ कहते हैं कि भाई हमारे यहाँ कुछ ना कुछ इलाज है। परंतु और जितनी भी पैथीज़ हैं उसमें किसी भी तरह से इसको सिद्ध नहीं किया कि भाई इस बीमारी का ये पक्का इलाज है। एलोपैथी में कम से कम ये कह सकते हैं कि जो दवाइयाँ हैं या जो इंसुलिन है वो आपको निश्चित रूप से काम करेगी। तो इसलिए ये ख़ास तौर से ध्यान रखें, क्योंकि अभी एक नया दवाई भी आया है BGR34, आयुर्वेद वालों ने निकाला है। उसमें उन्होंने दावा किया है कि अच्छा है, उन्होंने अपना रिसर्च भी किया है। परंतु आयुर्वेद में भी कई दवाओं का नाम है, जैसे गुरमार है, इनका नाम आता है। होम्योपैथी वाले भी अपना इलाज करते हैं, यूनानी वाले भी शायद कहते हैं कि हमारे भी कुछ सिद्धियां हैं जो हम करते हैं। परंतु किसी में भी वैज्ञानिक ढंग से, साइंटिफिक ढंग से उसको प्रूव नहीं किया है। तो मैं तो यही कहूँगा कि अभी जो सिस्टम है, यानी जिसमें हमारी दवाइयाँ हैं, वो वैज्ञानिक ढंग से बिल्कुल तय है कि वो शुगर को कम करती हैं, वो शुगर को ठीक करती हैं, और उनको लेने से आपकी शुगर ठीक होती है और आपकी उम्र बढ़ती है। तो मैं तो ये कहूँगा कि अभी हमारा सिस्टम में ज़्यादा साइंटिफिक प्रूव है बजाय और सिस्टम के। जहाँ तक आपने बाबाओं का प्रश्न पूछा, उसमें मुझे कई बार ये दुख होता है कि हमारे जो टाइप 1 डायबिटीज़ वाले बच्चे जो हैं, जो इनको इंसुलिन, जिनके लिए प्राणदायक है, यदि वो इंसुलिन बंद कर दें तो उनकी मृत्यु हो जाती है, वो बाबाओं के चक्कर में पड़ के अपना इंसुलिन बंद कर देते हैं और फिर हमारे हॉस्पिटल की इमरजेंसी में आते हैं कीटोएसिडोसिस में और मर जाते हैं। तो बाबाओं के चक्कर में तो निश्चित रूप से नहीं पड़ा जाए। या तो आप अपने अच्छे डॉक्टर को दिखाएं, यदि अच्छे कोई आयुर्वेदिक हैं उनसे राय ले सकते हैं। परंतु क्योंकि जितनी भी जांचें हैं वो सब हमारे एलोपैथी में ही है, आयुर्वेद में भी कोई जांच नहीं है, यूनानी में भी कोई जांच नहीं है, होम्योपैथिक में भी कोई जांच नहीं है। तो ये सब जब जांचें हमारे पास हैं और हमारे पास जब वैज्ञानिक ढंग से सब सिद्ध है कि ये दवाई फला फला काम करती है और पूरी दुनिया की ये डेटा है, यानी पूरी दुनिया में इनको पालन करते हैं, तो मैं सोचता हूँ कि लोगों को शायद एलोपैथी पे ज़्यादा विश्वास होना चाहिए। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਜਦੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ, ਮਰੀਜ਼ ਉਹਦੇ ਇਲਾਜ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮੀਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਗਰੀਬ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਤਬਕਾ, ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਦਵਾਈ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹੋਰ,
ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਪੀਜੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਜਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਜੇ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇਲਾਜ, ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਹੋਵੇ इलाज पक्षों या कोई और तरह की? टाइप 1 डायबिटीज़ के वालों बच्चों के लिए सरकार ने भी व्यवस्था करी है और हमारी एक सोसाइटी है RSSDI, रिसर्च सोसाइटी ऑफ स्टडी ऑफ डायबिटीज़ इन इंडिया। तो उसमें टाइप 1 वाले डायबिटीज़ वाले बच्चों को इंसुलिन अब पूरे देश में मुफ्त दी जाती है। तो ख़ास तौर से जो बच्चों वाली डायबिटीज़ है उन बच्चों को तो निश्चित रूप से आराम हुआ है। जो टाइप 2 डायबिटीज़ वाले हैं, जो कि 95% लोग हैं, उनके लिए सरकार ने जैसे जो दवाइयाँ हैं उनकी, उसको उनके जितने भी हमारे जो ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया हैं उनसे गुजारिश किया है कि उनको जितनी सस्ती से सस्ती हो सके वो भी उपलब्ध है। तो कई दवाइयाँ जो शुगर की बीमारी में काम आती हैं वो काफ़ी सस्ती हैं, स्टैंडर्ड कंपनीज़ की हैं, ब्रांडेड कंपनीज़ की हैं और उनकी कीमत भी कम है। तो शुगर का इलाज फिर भी मैं आपको कहूँ कि शुगर के क्योंकि शुगर के मरीज़ में केवल शुगर की बीमारी नहीं होता, उसमें कम से कम 70-80% लोगों को ब्लड प्रेशर भी होता है, 15-20% लोगों को हार्ट अटैक भी होता है, तो और कोलेस्ट्रॉल भी कम से कम 90% लोगों का ज़्यादा होता है। तो शुगर के बीमारी में मरीज़ केवल शुगर की दवाई नहीं खाता, परंतु ब्लड प्रेशर की, कोलेस्ट्रॉल की और हार्ट की, इन सब की दवाइयाँ खाता है। और जब जैसे गुर्दा वगैरह ख़राब हुआ तो उसकी दवाइयाँ भी लग जाती हैं। तो शुगर का इलाज वैसे देखा जाए, यदि आपको कॉम्प्लिकेशंस हैं तब तो बहुत महंगा बन जाता है, और यदि कॉम्प्लिकेशंस नहीं और आपने शुरू में इलाज किया तब शुगर का इलाज अभी कोई ज़्यादा महंगा नहीं है, यानी 400-500 रुपये महीने में आप अपना आसानी से काम चला सकते हैं। पीजीआई ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ सहूलतां ने मरीजों के लिए? पीजीआई के अंदर ख़ास तौर से हमने कोशिश किया है कि हमारे 2500 मरीज़ हर हफ्ते में आते हैं, उस 2500 में से कम 1200 मरीज़ शुगर के ही होते हैं, और उनके लिए हमने एक अंडर वन रूफ़ हम लोगों ने काफ़ी फैसिलिटीज़ उपलब्ध कराई है। उसके अंदर उन मरीज़ों का आते ही उनका हाइट, वेट, ब्लड प्रेशर, उनकी स्पॉट शुगर और एक 3 महीने का शुगर जिसको हम हीमोग्लोबिन A1C कहते हैं वो हो जाता है। उसके अलावा उनके पाँव की जांच और ECG, ये तुरंत ही मरीज़ का आते ही 1-1.5 घंटे के अंदर ये सारा काम हो जाता है, और ये सब चीज़ें निःशुल्क है, इनका हम कोई पैसा नहीं लेते, न पीजीआई कोई पैसा लेता है, और ये काम एक सुविधा में हो जाता है। इसके अतिरिक्त जिनके जैसे डायबिटिक फुट वाले मरीज़ हैं उनके लिए हमारे पास एक स्पेशल नर्स है, वो काम करती है ताकि उनको वहीं पे उनकी ड्रेसिंग वगैरह हो जाए, काम हो जाए। ऑर्थोपेडिक्स वालों से हमारा अच्छा एसोसिएशन है, तो जैसे जिन मरीजों के पाँव खराब है उनमें हमें प्लास्टर बांधना पड़ता है, वो हम तो हम कोशिश करते हैं कि जो मरीज़ आया और जिसकी हालत ख़राब है उसको या तो दाखिल कर लेते हैं, यदि नहीं हो सके तो जिसको हम कोशिश करते हैं कि सारा एक दिन में काम करा के उसको वापस घर भेज दें। एक थोड़ा जिहा शब्दां 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ, ਡਾਇਬੀਟਿਕ ਫੁੱਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ? डायबिटिक फुट की जो संभावना है वो करीब 10 से 15% लोगों को डायबिटीज़ वाले मरीजों को होती है, और ये कभी भी हो सकता है, यानी डायबिटीज़ होने के तुरंत बाद भी हो सकता है और डायबिटीज़ होने के 10 साल बाद भी हो सकता है। तो डायबिटिक फुट में क्या होता है कि 3 तरह का मेन खास तौर से है कि या तो हमारे पाँव की जो खून की नलियाँ हैं वो बंद हो जाएं, या हमारी जो पाँव की नाड़ियाँ हैं, तंत्रिकाएं हैं, नर्वस सिस्टम है वो ख़राब हो जाए, तो पाँव के सारे सेंसेशंस ख़राब हो जाएंगे, पता नहीं चलेगा या आपके पाँव की शेप ख़राब हो जाती है, क्योंकि पाँव की हड्डियाँ बड़ी नाजुक हैं और पाँव की हड्डियाँ हमारे डायबिटीज़ के मरीज़ों में ख़राब हो जाती हैं। तो और कई बार डायबिटीज़ के मरीज़ों में जैसे कोई अचानक फफोला बन गया, आपने जूता कभी आपने टाइट पहन लिया, या आपने कोई नया जूता पहना जो आपके ठीक नहीं था, तो उसमें फफोला बना और फिर घाव बन जाता है। तो ये सब चीज़ें मरीज, इसीलिए हम कहते हैं कि कुछ प्रिकॉशंस हैं जो डायबिटीज़ के मरीज़ को लेना चाहिए। जैसे अपने पाँव को रोज़ाना देखें, नाखूनों को ढंग से काटें, नाखूनों को नहाने के बाद काटें, नाखूनों पर रोज़ाना रात को वैसलीन वगैरह लगाएं ताकि वो नाखून मुलायम रहें, जूता टाइट नहीं पहने, 1 नंबर ढीला जूता पहने, और कोशिश करें कि जूते लेस वाले पहने, जूता शाम के समय खरीदें, रोज़ाना दर्पण से, मिरर से अपने पाँव को देखें। तो ये कई जो प्रिकॉशंस हैं उससे आप बच सकते हैं। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਕੀ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ। लोगों के लिए मैं कहना चाहूँगा कि हमारा जो लक्ष्य है, हमारा जो ध्येय है वो ये है कि डायबिटीज़ मुक्त भारत बनना चाहिए। वी वांट डायबिटीज़ फ्री इंडिया, एक तो ये, और ये काम पर आसान नहीं है। तो एक तो पूरी दुनिया में, यानी पूरे देश में डॉक्टर्स को, कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स को,
मीडिया को और जितने भी इलेक्ट्रॉनिक मोबाइल टेक्नोलॉजी हैं या नेट है, हर सुविधाओं से लोगों को ये संदेश पहुंचना चाहिए कि डायबिटीज़ ऐसी बीमारी है जो रोकी जा सकती है। और जैसा आपने जिक्र किया कि 7 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको डायबिटीज़ होने की पूरी संभावना, वो किनारे पर हैं। ऐसे लोगों को यदि टारगेट किया जाए तो वो डायबिटीज़ होने से ही बच सकते हैं। तो उनको हम यदि अभी से कहें कि वो खाने का परहेज रखें, रोज़ाना सैर करें, परेशान नहीं रहें, स्ट्रेस नहीं लो, वो डायबिटीज़ से बच सकते हैं। और एक ग्रुप ऐसा और है जिसमें हम लोग कम ध्यान देते हैं, वो है एडोलिसेंट्स, जो 10 से लेकर 17-18 साल तक के बच्चे हैं। यदि हम उन बच्चों को अभी से टारगेट करें ताकि वो मोटे नहीं बने, क्योंकि आजकल बच्चे सारे दिन मोबाइल, लैपटॉप और कंप्यूटर पर बैठे रहते हैं, उसकी वजह से उनका मोटापा बढ़ता है। उस मोटापे को हम रोक सकते हैं। यदि हम उनके मोटापे को रोक दें तो हम डायबिटीज़ को रोक सकते हैं। और तीसरा ग्रुप जो प्रेगनेंसी में भी डायबिटीज़ की मात्रा बढ़ गई है, तो एक बार आपको प्रेगनेंसी में यदि डायबिटीज़ हो गया तो आपको हर प्रेगनेंसी में डायबिटीज़ होने की संभावना है, और बाद में डिलीवरी के बाद भी आपको डायबिटीज़ होने की संभावना है। तो महिलाओं को भी जो कोशिश होती है कि महिलाओं के अंदर हम वो प्रेगनेंसी में उनको ज़्यादा खाना खिलाते हैं कि भाई तुम्हारे बच्चे को खून मिलेगा या बच्चे को ताकत मिलेगी, वो वैसा नहीं है। यदि महिला का वज़न ज़्यादा है और महिला यदि प्रेग्नेंट भी है तो भी, और वज़न ज़्यादा है, तो हमें वज़न कम करना चाहिए। तो 3 ग्रुप ऐसे हैं जिनको हमें ख़ास तौर से टारगेट करना चाहिए, और मैं सोचता हूँ मीडिया बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है। ये जो मैसेज है डायबिटीज़ फ्री इंडिया, इसको पूरे हिंदुस्तान में फैला देना चाहिए। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਗੱਲਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਗੱਲ ਆ ਗਈ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮੋਟਾਪੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾਈ है? ये भी इसलिए सच्चा है कि अब कई रिसर्च ने ये बताया है, यदि आप कुर्सी पे 6 घंटे से ज़्यादा बैठते हैं लगातार, तो उसमें आपके मोटापा होने की संभावना बढ़ती है, और शरीर में कई ऐसी क्रियाएं बन जाती हैं जो कि आपके शरीर में इंसुलिन के काम करने की ताकत को ख़त्म कर देती हैं, जिनको हम साइटोकाइंस कहते हैं। तो इसलिए अब सुझाव ये है कि आप हर 2 घंटे बाद अपनी कुर्सी से खड़े होइए, 4-5 मिनट टहल के आइए, वापस काम शुरू करिए। क्योंकि जितना दिन कुछ लोगों ने तो उसको ये भी कहा है कि कुर्सी पे लगातार बैठना सिगरेट पीने के बराबर है। ये सच्चाई है इस गल दी? ये सच्चाई है। यानी हम कहते हैं कि सिटिंग फॉर ए लॉन्ग आवर ऑन चेयर इज इक्वलेंट टू स्मोकिंग। तो इसको भी रोकना चाहिए। तो हर एक जो कुर्सी पे बैठ के काम करें उसमें कोई बुराई नहीं है। हर 2 घंटे बाद खड़े होके एक चक्कर लगाएं, 4 मिनट का, 3-4 मिनट घूमें, फिर काम शुरू कर दें। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਮੈਂ ਲਾਸਟ 'ਚ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਜਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਰਨ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਵੀ ਨਾ ਲੱਗਣ? इसका भी बहुत बढ़िया उत्तर ये है कि शुगर की बीमारी 15% लोगों को होती है, तो बाकी 85% को शुगर नहीं होती। तो 85% लोग फिर भी बच सकते हैं, पर हर साल तो नए लोग जुड़ जाते हैं। उसको रोकने का तरीका यही है कि एक तो अपना खान पान का परहेज, वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आज के ज़माने में लोग इतने व्यस्त हैं कि उनको ये पता ही नहीं कि क्योंकि घर में खाना बनना कम हुआ है। रेस्तरां खुल गए हैं, बड़े बड़े आउटलेट्स खुल गए हैं, जंक फूड के आउटलेट्स खुल गए हैं। तो लोग बाग चीनी से बने पदार्थ या फिर घी से बने पदार्थ, घी और मक्खन से बनी चीज़ें वो खाते हैं। कोशिश करें कि आप अपना जो आउटिंग है वो महीने में 1 बार से ज़्यादा नहीं करें, यानी घर के बाहर खाना महीने से 1 बार ज़्यादा नहीं खाएं। चीनी के पदार्थ, चीनी का त्याग करें। चीनी यदि मीठा खाने की इच्छा यदि आपको, आप फल खा के, या यदि आप शुगर फ्री का प्रयोग कर सकते हैं तो शुगर फ्री खा के अपने को बचें। और जो सुबह पार्क हमारे खाली नज़र आते हैं, उन पार्क में लोग दौड़ते हुए नज़र आएंगे, तो मुझे लगता नहीं है कि देश में हमारे डायबिटीज़ होगी। हम डायबिटीज़ को रोक सकते हैं। और मैं फिर कहूँगा कि मीडिया इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है। पूरे देश को सुबह पार्क में मीडिया पहुँचा दे तो देश चल पड़ेगा। ਇਹ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਨੀਲ ਬੰਸਾਲੀ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸ਼ੂਗਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਰਹੂਗੀ। ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ABP ਸਾਂਝਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।